प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया असर, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हालात बदलने लगे, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी, खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, रिहाई की कोशिशें तेज, पार्टी पुरजोश, हुकूमत ने भी कौमी सलामती मामले पर समझौता न करने का ऐलान कर दिया। क्या खान को रिहाई मिल पाएगी? सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। हुकूमत के पास बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच बैठ गया, अहम केस की बड़ी समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान दौरान समाअत नाखुशगवार जुमलों का तबादला। दौरान समाअत क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इद्दत निकाह केस, बानी पीटीआई को बड़ा धचका, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। इद्दत केस में नए सिरे से ट्रायल का इम्कान, मामला मजीद लटकने का खदशा पैदा हो गया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भारतीय इंतखाबात, एग्जिट पोल में मोदी की अक्सरियत का दावा। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने पोल रिजल्ट मुस्तरद कर दिए, नताइज फर्जी करार, कौन बनेगा नया वजीर आजम, मोदी या राहुल गांधी। भारतीय इंतखाबात के हवाले से अहम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए शाह खावर साहब, साबिक जज, सीनियर कानूनदान है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ रेलेवेंस आज के दिन के लिहाज से, क्योंकि ये जो केस है साइफर केस, आपका इसके साथ बराह रास्त ताल्लुक रहा है। आप इनिशियली इसके प्रोसिक्यूटर थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और जो इस केस के कानूनी एंगल्स हैं वो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आज ये जो फैसला आया है, जो रिलीफ मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साइफर केस में बानी पीटीआई को, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो जिस तरीके से समाअत चल रही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में, और उससे पहले ट्रायल में जो कुछ हुआ, तो मेरे लिए को ये जो है कोई हैरानगी की बात नहीं है कि इस केस में जो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान जो है वो बरी हो गए। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, मैं शुरू में जब इसकी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुई, इसका ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो एक 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम थी, उसमें मैं भी एक मेंबर था। लेकिन इसमें ज्यादा जो पार्टिसिपेशन मेरे दीगर दोस्तों ने की थी, तो फिर मैं बीच में इब्तदाई मरहले में ही मुझे कुछ जिम्मेदारियां मिल गई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, फिर मैं उधर चला गया। लेकिन मैं इस केस को वॉच करता रहा। जहां तक कि इस केस का मेरिट्स का ताल्लुक है और जो इल्जामात थे, वो तो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े संगीन किस्म के इल्जामात थे, और वो उसके काफी मवाद और शहादतें भी मौजूद थी। और उसमें जो प्रोसिक्यूशन ने केस बनाया था इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बिल्कुल एक केस बनता था। लेकिन ट्रायल में ये बड़ा जरूरी होता है कि प्रोसिक्यूशन केस को कैसे चलाती है। एक हमारा आर्टिकल है 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो ये कहता है कि आप किसी भी सिविल या किसी भी फौजदारी मुकदमे में जो भी मुल्जिम हो या जो भी फरीक हो, उसको आप पूरा मौका देंगे अपनी सफाई का, और ड्यू प्रोसेस जो है उसको ऑब्जर्व करेंगे। ड्यू प्रोसेस जो है वो दिया जाएगा। ड्यू प्रोसेस क्या होता है कि जो मुल्जिमों को जो कानूनी जो मौके होते हैं उनको अपने आप को डिफेंड करने के, उसमें कोई रखना नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने पसंद के वकील के जरिए अपना मुकदमा जो है वो लड़ें, और जो गवाहान हैं उन पे जरा करें, और उसके बाद अपना डिफेंस प्लीड करें। तो मैं बड़ा कैंडिडली एक बात कहूंगा कि इस केस की जो समाअत जो जेल में हो रही थी, उसमें ड्यू प्रोसेस को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया गया, और उसमें कई शहादतें हुई। तो फिर जो मुल्जमान थे उनके वकीलों ने हाई कोर्ट से रुजू किया, और ये मुकदमा 2 दफा, उनकी बहुत सारी शहादतें थी, वो सिर्फ इस वजह से कि उसमें ड्यू प्रोसेस जो है ऑब्जर्व नहीं किया गया, वो दोबारा रिमांड की गई, और दोबारा 2 मौके पे वो इस्तगासा की शहादतें जो है दोबारा रिकॉर्ड हुई। और बाद में इसमें ये हुआ कि जब ये केस बिल्कुल एंड पे था और उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात होने जा रहे थे, तो उससे पहले प्रोसिक्यूशन ने और FIA ने जो है वो बहुत ज्यादा उजलत का मुजाहरा किया। उन्होंने शायद टारगेट बनाया हुआ था कि इसको हमने 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इस केस का फैसला होना है, और वो नजर आ रहा था।
तो उसमें उन्होंने ये किया कि एक स्टेज पे जब मुल्ज़मान के वकील मौजूद नहीं थे, एक दो मौके पे नहीं थे, तो उस पे फौरी तौर पे जो है वो उनको दोनों को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सरकारी वकील मुहैया किए गए जिसपे वो एहतजाज करते रहे। और वो सरकारी वकील जो है उन्होंने गवाहों पे जरा की, और वो फिर आपने देखा कि कई जो समातें थी वो तो रात काफी ताखीर से भी वो सब समातें चलती रही। तो इसमें वो एक बड़ा कानून का एक मुसलमा एक उसूल है कि जो इंसाफ है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए, उसको होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तो इसके ट्रायल के दौरान तो हमने देखा कि वो जो ड्यू प्रोसेस है उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया गया, और आज जो उनकी बरियत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं है। और उसमें मैं ये भी एक बात कहूंगा कि ये जो एक सियासी फजा की जो बात की जा रही है, मेरा ख्याल है उससे भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसमें जितने लैप्सेस थे, जितने प्रोसीजर लैप्सेस थे और जितने प्रोसीजर को कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसमें मैं समझता हूं कि इसके इम्कानात ज्यादा थे कि इसमें दोनों बरी हो जाए। अच्छा शाह खबर साहब, आपने बड़ी क्लियरली मेरा जो अगला सवाल था उसको भी आपने आंसर कर दिया। यू सेड इन कानूनी लैंग्वेज में उसको कहा जाएगा कि 10A, और आम अल्फाज में ये कि उजलत में जिस तरह से केस सुना गया उसकी वजह से ये तमाम जो है वो थर्ड सिचुएशन है या फैसला इसके ऊपर बेस कर है, मेरिट में प्रॉब्लम नहीं था ना। ये लगता क्या है आपको, क्योंकि आपने इस प्रोसेस को अंदर से देखा है, अपने प्रोसिक्यूशन टीम को भी आप जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि किस तरीके से क्या इसके अंदर संगीन जो थे वो लगाए गए थे चार्जेस, उसके बावजूद इस केस को क्यों ऐसे हैंडल किया गया? क्या वजह थी इतनी उजरत दिखाने की? देखिए, मैंने आपको अर्ज कर दिया कि उसके पीछे शायद टारगेट ये था, जैसे आपने देखा कि 2 और मुकदमात में भी इमरान खान को जो है वो सजा दी गई, बुशरा बीबी को भी दी गई, और उस पर शायद जो प्रोसिक्यूशन थी या जो लोग चीजें हैंडल कर रहे हैं उनके ज़हन में शायद ये था कि ये सजाएं देने से जनरल इलेक्शन से बड़ा फर्क पड़ेगा, उनके वोटर जो हैं वो डिमोरलाइज होंगे। लेकिन मेरा ख्याल नहीं, बल्कि ये दुरुस्त बात है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, बल्कि उनके जो वोटर थे वो बड़े जो है जोशो खरोश से निकले, हालांकि उनके पास पार्टी सिंबल भी नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में जितवाया, और वो फिर अभी इस वक्त भी मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुकदमा जो है उसकी खराबी की वजह ये होती है कि उसमें आप जो है उसका प्रेजेंट केस ठीक नहीं करते प्रोसिक्यूशन के हवाले से। और हम जब भी डिफेंस साइड से हमारे कोई मुल्जमान होते हैं तो वो हमें शिकायत करते हैं कि ट्रायल के दौरान हमें फला जो हमें कानूनी हमें जो प्रिविलेज हासिल थी या हमारा जो हक था वो नहीं दिया गया। तो हम उनको कहते हैं यार प्रोसिक्यूशन को केस खराब करने दे, प्रोसिक्यूशन केस खराब करेगी तो तब जाके डिफेंस को फायदा होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो उजलत और नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस जो है, अब हमें ये तो नहीं, क्योंकि अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया, वो जो डिटेल रीजन आएंगे उसमें पता चलेगा कि वो क्या वजूहात थी जिस वजह से एक ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी उसको जो है वो खत्म किया गया। अब इसके आगे जो अपील का जो मरहला है वो जरूर मौजूद है, लेकिन मैं आपको एक बात ये भी क्लियरली बता दूं कि जिन केसेस में एक्विटल हो जाए और वो भी हाई कोर्ट से, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत कम ऐसे चांसेस हमें नजर आते हैं कि जो एक्विटल में इंटरफेरेंस करें, क्योंकि जो बंदा एक्विट हो जाता है तो उसके साथ एक डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वैसे अटैच हो जाती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी अपील भी जरूर फाइल की जाएगी, लेकिन उसकी कामयाबी के इम्कानात शायद मुझे नजर नहीं आए। सर जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा ये तफसील से इसका एनालिसिस किया पूरे केस का। मुझे तो आपकी वो बात बड़ी पसंद है कि आप अपने क्लाइंट्स को कहते हैं भाई साहब तू जल्दी ना कर, बस तू ज़रा सब्र कर, प्रोसिक्यूशन ये ब्लंडर्स करेगी तो हम इसी में से तुम्हें फिर बाद में रिलीफ लेकर देंगे। आई अगर पर्सनली एंजॉयड दिस कमेंट सर। नो कमिंग टू द पॉइंट जी सर, जो कमिंग टू द पॉइंट आपने अभी जो बात किया, हम इसको 2-3 तरीकों से देख सकते हैं कि एक जो हवा चली है कि वहाँ से एक हाई कोर्ट से 6 जजेस ने लेटर लिखा, उन्होंने रिवोल्ट किया एस्टेब्लिशमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो मुदाखलत हो रही थी उस पर उन्होंने एक स्टैंड लिया, रिएक्शन आया,
फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा वहाँ पे जस्टिस अतर मनीला साहब ने भी खान साहब के लिए स्टैंड लिया कि उनके लीगल राइट्स हैं, उनको अपील में सुना जाए, उनको ये लिंक पर उनको लाया जाए, जो कि गैर मामूली चीज़ें थी, पहले नहीं होती। ना 6 जजेस का लेटर का एक मामूली बात थी, ना सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मनीला साहब का स्टैंड लेना। तो आप समझते हैं कि अगेन इस फजा ने, इस रिएक्शन ने भी बड़ा एक अहम रोल अदा किया इस केस को डिमोलिश होने में, कि जजेस साहबान इस वक्त थोड़े से वो हैं, मतलब है कि उन्हें फील होता है कि हमारे ऊपर बैठ के ये सारी चीज़ें हमसे डिक्टेट करवाते हैं, अगर नॉट एनी मोर। देखिए, मैं इस पे सिर्फ आपको ये अर्ज करूंगा कि ये जो साइफर वाली अपील थी, ये भी आउट ऑफ टर्न लगा दी गई थी, ये भी मैं आपको बताऊं। इससे अच्छा। पहले जो मुकदमात में जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, उसमें 2-2, 3-3, 4-4 साल से लोगों ने अपीलें की हुई है, उसकी समाअत नहीं हो रही। एक तो इसको इस तनाजुर से भी देखा जाए, और दूसरा, तो आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं, आप मेरी बात को एंडोर्स कर रहे हैं कि थोड़ा सा देयर इज ए रिएक्शन एज वेल के एस्टैब्लिशमेंट और मैं आपको अर्ज करता हूँ, जुडिशरी के दरमियान टग ऑफ वार चली है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हुए हैं, इसमें वो कि नवाज शरीफ साहब को भी इस पर रिलीफ मिला है, लेकिन अगर आप उसका तनासब देखें तो आपने देखा होगा कि जब 9 मई को इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी और गालिबन 10 या 11 को सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो रिहाई का हुक्म दिया था, और वो उनको डायरेक्शन दी थी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और अपनी रेमेडीज हासिल करें। आपने देखा होगा कि सुबह से लेकर रात 12 बजे तक उनको दर्जनों मुकदमात में, और ऐसे मुकदमात जो अभी दर्ज भी नहीं हुए थे, उसमें भी उनको अबूरी जमानत जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दे दी गई थी। तो एक जो तरजीही सलूक है वो तो नहीं, वो तो 50 रुपए के, मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, अब बात आपने बड़ी अहम की है। वो तो वहाँ 50 रुपए के ये एफिडेविट पे नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी कि मैं वापस लाऊंगा। 4 साल तक वो वापस भी नहीं आए थे, अब स्कॉन्डर करार हो गए थे। तो वो तो हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के रिलीफ जो है, जिस पे उस वक्त खान साहब ने सवालात उठाए थे, इमरान खान साहब ने उठाए थे, ये वजीर आजम थे और बड़ी सख्त बातें की थी ना जुडिशरी के हवाले से। अब इस जजेस के बारे में, और यही जजेस साहबान थे सर, मैं आपको अर्ज ही कर रहा हूँ ना कि मैं तो पहले ही कहा कि यहाँ इन्हीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ है वो नवाज शरीफ साहब को भी मिला है, इसमें कोई शक नहीं मिला था। लेकिन उसमें फर्क ये है, मैं आपको बताऊं, कि उसमें जो प्रोसिक्यूशन थी नैब, उन्होंने बिल्कुल कंसीड कर लिया था कि ये जो इनकी अपीलें हैं इनके, उस पर उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया था, और इसलिए फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास और कोई चारा नहीं था कि वो उनको बरी कर देते। लेकिन बहरहाल नहीं सर, मैं जमानत की बात कर रहा हूँ। जब इनको 50 रुपए के एफिडेविट पे इनको जमानत दी गई थी लंदन जाने के लिए, मैं उस वक्त की बात, इलाज के लिए नहीं, उसमें रोक लाता साहब, उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो चूंकि उनकी सेहत के हवाले से बड़े खदशात थे, और वो तो लोग बड़े परेशान थे कि जिस तरह उनके प्लेटलेट्स नीचे गिरे हुए थे, वो तो उस वक्त भी नैब ने और प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि ठीक है उनको जाने दिया जाए, फिर इसलिए वो 50 रुपए के एफिडेविट पर। इमरान खान साहब ने तो कहा था, मुझे याद पड़ता है कि 5 बिलियन रुपीस की गारंटी दें शहबाज शरीफ साहब, फिर इनको जाने देना चाहिए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कि उन्होंने तो 5 बिलियन रुपीस मांगे थे, और फिर वो जो हमारे क्लीन बेचने वाले भाई होते हैं, सौदा फिर 50 रुपए पे हो गया था सर। 5 अरब से फिर वो 50 रुपए पे तय कर लिया गया था कि इसी में नहीं। देखिए साहब, ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये जो जमानत होती है, ये एक डिस्क्रिशनरी जो होती है पावर होती है जजेस की, और वो उनकी अपनी सेटिस्फेक्शन है कि वो मुचलका जमानत या जमानतनामा 5 रुपए का ले लें, 5 करोड़ का ले लें, 5 लाख का ले लें, वो उनकी अपनी सवाबदीद है, वो उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपने अभी बात की प्रोसिक्यूशन ने बड़ा जल्दी में की है, उस वक्त भी बातें हो रही थी। इफ आई रिमेंबर अगेन, आपने भी जजमेंट पढ़ी थी जब वो उनकी आई थी जज साहब की, अबू हसनात साहब की, और जब इस तरह के ट्रायल मेरा ख्याल है उसमें होते हैं, कोर्ट उसमें जेल में होते हैं, तो उस पर हमेशा पहले दिन से ही वो कितने फेयर क्यों ना हो, ट्रांसपेरेंट क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, लोगों के डाउट्स हमेशा रहते हैं। जेल का जो ट्रायल होगा उस पर क्वेश्चन रहेंगे कि शायद कोई समथिंग इज फिशी, कुछ छुपाने की कोशिश की जाए। नंबर 1, आपको याद होगा कि उस वक्त भी जो जजमेंट थी, आपने भी जैसे मैंने कहा पढ़ी होगी, मैंने भी वो पढ़ी थी, उसमें जज साहब ने, अबू हसनात साहब ने, मेरा ख्याल है मैं भी रॉन्ग, उन्होंने बड़ा एक चीज़ को बड़ा उन्होंने टच किया था इस केस के। उसमें यह भी था जो पॉइंट अभी आपने उठाया है कि इसको रश किया गया है, और इसमें 26
इसमें वो थे, इसमें विटनेसेस थे और उनको एक ही रात में भुगता दिया गया। उन्होंने इसको भी वहाँ पे टच किया था कि जनाब हमने कई मौके दिए हैं इसको, डिफेंस को हमने डिले किए हैं, इन्होंने डेफर किया है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। तो उन्होंने बाकायदा डेट्स डाली थी 8-10 के, हमने इनको कहा आपके वकील हैं और इनको एग्जामिनेशन करें, लेकिन वो नहीं है। तो फिर उनका राइट ख़त्म करके उन्होंने कहा जी इनको यहाँ से सरकारी वकील दिए जाएँ। वो चीज़ उन्होंने उसमें लिखी थी और बाकायदा बताई थी कि कैसे डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए इस केस को डिले किया जाए। और उन्होंने हवाला दिया था इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि इनकी डायरेक्शन है कि इस केस को विद इन इतने डेज जो है इसको खत्म किया जाए। सो ही वाज एक्टिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेम हाई कोर्ट जो आज कहती है कि ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ और बड़ा जल्दी में हुआ है। देखिए वो भी मैं आपको बताऊं, मैंने जजमेंट देखी है सर, लेकिन उसमें मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन है कि वो उनके वकला नहीं बार बार कहने पे आए। आप इसका अगर मुआवजा 9 मई के जो मुकदमात जो मुख्तलिफ शहरों की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में चल रही हैं, तो वहां पे तो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स का तो मैंडेट है कि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है और उसकी अपील जो है वो 7 दिन के बाद होगी और महीने के अंदर डिसाइड होगी। तो वो तो कानून में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो ट्रायल आज तक वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो चीजें हैं जो मैं पहले पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर ये चीजें नहीं होनी, आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया, तो फिर ये कानून लिखा क्यों जाता है कि 7 दिन में कर लो, 30 दिन में, जब हमारे यहाँ ये कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी पे चलो बात कर लेते हैं, कैपेसिटी इश्यूज हैं फॉर वट एवर, मेरा कसूर है, आपका है, ABCD जिसका भी है। तो ऐसी चीजें कानून में लिखी क्यों जाती है जो हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एंड वी बिकम ए मॉकिंग मतलब स्टॉक के लोग हंसते हैं कि यार के फिर इस तरह की चीजें पैदा होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके बाद आपका क्रेडिबिलिटी लेवल जो है हमारे, तो वो वीक हो जाते हैं। तो मत लिखें, बात कहेंगे जब हो जाएगा फैसला देख लेंगे यार के इसमें 3 महीने हो, 6 महीने हो या 1 साल हो। देखिए ये सारी चीजें जो है यही तो इस बात के फिर जाके मुश्तमिल होती हैं कि हमारा इंटरनेशनली जो रेटिंग है इंसाफ की फराहमी में वो 136 या 38 पे नंबर पे है। तो ये सारी चीजें जो है वो तो बिल्कुल खामियां मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये इंसाफ की फराहमी जो है और फौरी इंसाफ जो है ये फराहम करना तो स्टेट का और गवर्नमेंट्स का काम होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सबसे कम तरजीह रही है। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही। अच्छा सर, एक और बताइएगा कि अब इसमें 3 बड़े गवाह थे, अब इससे बड़े गवाह तो और कोई नहीं हो सकते। 3 फेडरल सेक्रेटरीज, आजम खान, ग्रेड 22, इसमें ये फॉरेन सेक्रेटरी साहब थे वो ग्रेड 22 के थे, असद मजीद साहब थे वो ग्रेड 22 के थे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब ग्रेड ये 22 के था। मिलाएं तो ये तकरीबन जाकर 66 ग्रेड बनते हैं अगर मैं गलत नहीं कह रहा। बस सीनियर तरीन लॉट अब वो गए हैं, एक वो अप्रूवर थे, 2 गवाह थे और दोनों फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं। एक ने तो साइफर लिखा था, दूसरे ने आगे प्रोसेस किया, उन्होंने भी गवाहियाँ दी। इससे हट के आपका क्या ख्याल है, क्या और बड़ी गवाहियाँ हो सकती थी जिस पे खान साहब पे चार्जेस जो हैं आपका ख्याल है कि उनको तस्लीम किया जाता? इससे बड़े गवाह तो कोई नहीं हो सकते थे जो 3 मैंने नाम लिए हैं सर। आज तीनों की गवाही झूठी बिल्कुल ये भी थे और उसके अलावा और भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स थे उसमें गवाह। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां तक साइफर का इशू था उसमें जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए और वो हुए, मैं ये समझता हूं कि उसमें जो ये तो PTI की कानूनी टीम भी ये कहती थी कि अगर ये जुर्म बनता है तो फिर ये उम्र कैद वाला नहीं बनता, ये बनता 2 साल वाला कैद का है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सिक्योरिटी लैप्स और उसमें जो कि एहतियात नहीं बरती गई और उसका ऐलान जो है पर अवाम में किया गया और उसको कंटेंट सर मैंने अगर मैं गलत नहीं समझा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा ख्याल है जो मेन चार्ज था खान साहब पे, जो आजम खान साहब ने अपने बयान में कहा, वो तो ये था कि उनसे साइफर की कॉपी गुम हुई है, ये चार्ज था। और ये प्रोसिक्यूशन का मेन नुक्ता तो ये था कि साइफर की कॉपी खान साहब ने गुम की और बाद में वो अमेरिकन वेबसाइट पे छपी है, वो बाद में अमेरिकन वेबसाइट पे छपी। मैं ये कह रहा हूँ ना कि उसमें जो कम से कम जो सजा थी उसमें 2 साल वो तो उसके तो सारी शहादत मौजूद थी। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा कि इस इर्रिस्पेक्टिव के वो गवाहान कितने ग्रेड के थे, जो ट्रायल का तरीकाकार है, जो फिर मैं फिर ये बात कहूंगा कि जिस चीज का फुकदान था वो ड्यू प्रोसेस की अदम फराहमी, वो ड्यू प्रोसेस की फराहमी थी, उसका फुकदान था। लेकिन शाह खबर साहब, आम आदमी की समझ के लिए ये क्या था, ये जो इल्जाम था वो गलत हुआ है, आज के फैसले के बाद क्या तासुर लिया जाए, या ये कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल रीजंस की वजह से उनको बरी कर दिया गया? देखिए ये तो अब जजमेंट, जब डिटेल जजमेंट आएगी तो तब हम कोई राय कायम करेंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है
कि प्रोसिक्यूशन का केस बहुत अच्छा था, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि 2 दफा इसके ट्रायल के दौरान हाईकोर्ट ने इंटरफेरेंस की, उन्होंने दोबारा शहादतें रिकॉर्ड करनी पड़ी, और उसके बाद फिर जितनी उछलत से इसमें सरकारी वकील फराहम किए गए, हालांकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन डिफेंस के जो वकला होते हैं वो थोड़ी सी ताखीर करते हैं किसी वजह से, कभी वो हाईकोर्ट में होते हैं या कहते हैं जी दूसरे शहर से आना, आज नहीं आ सके, तो इतना लैटिट्यूड अदालतें उनको देती हैं। ये नहीं होता कि अगर कोई मुलजम का वकील दूसरी या तीसरी मौके पे भी ना आए और उसी वक्त उसी दिन जो है वो सरकारी वकील उनकी वो जमान की मर्जी के बगैर तैनात कर दिए जाएं और वो फिर गवाहों पे जिरा करें। और आप जैसे बता रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में तो एक दिन रात तक इतने 26 गवाह जो है उनको गुजारे गए, तो ये तमाम चीजें फिर जो है वो मेरिट्स पीछे हो जाता है। फिर वो ये होता है कि जो मुल्जमान को कानूनी हकूक हासिल है अपने डिफेंस के, जब उनको डिनाई किया जाएगा, जिसकी आइन भी जमानत देता है, तो फिर उसमें अदालतें जो है वो ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने तो उनको सजा दे दी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो डिवीजन बेंच में उनका होराइजन जरा वसी होता है, उन्होंने बरी कर दी। लास्टली सर समझा जाता है कि शायद जो हुकूमत प्रोसिक्यूटर हायर करती है या वकील लेती है, नो ऑफेंसेस प्लीज, क्योंकि वो यहाँ पे दूसरी जो मुलजिम साइड है उसको तो खतरा होता है कि हमें ये सज़ा हो सकती है, हमारे फ्यूचर तबाह हो सकते हैं, पॉलिटिकल कैरियर्स हैं, बला बला चीज़ें। सो वो ज़्यादा तगड़े, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इंटेलिजेंट वकील हायर करते हैं। और यहाँ सरकारी जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, अगेन विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, इस केस में मैंने देखा बड़ी मेहनत की थी, इसमें कोई शक नहीं है, फैसला जो भी आया हो, लेकिन इसमें मेहनत की गई थी। तो लगता नहीं है कि प्रोसिक्यूटर सम टाइम वो पूरा काम नहीं कर पाते। ये तो प्रोसिक्यूटर को चाहिए था कि वो रोकते अपने उनको जो भी दबाव डाल रहे थे जी कि आप इनका फैसला जल्दी करवाइए, उनका काम था टू गाइड एंड टेक स्टैंड अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कि भाई साहब इसको रश ना करें। 10A जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये क्लास वो जो ड्यू प्रोसेस को कहती है, कल को इसको फायदा होगा। तो समझते नहीं है कि प्रोसिक्यूशन वाले वकील थे जो बड़े बड़े, महज जस्ट दे बॉदर्ड अबाउट द फीस, उन्होंने कहा ठीक है जी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत चाहती है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है करा दें। तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था कि सर ये हम गलत कर रहे हैं, ना करें, वेट करें, इलेक्शन होने दें, बाद में देखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां पे प्रोसिक्यूशन के वकला का ताल्लुक है वो बड़े एक्सपीरियंस और बड़े सीनियर वकला है। नो डाउट सर, मैं खुद उनको देख के मेहनत की उन्होंने खासी। ठीक है, उसमें जुल्फिकार अब्बास नकवी थे, रिजवान अब्बासी, ये बड़े फौजदारी के बड़े मंजे हुए और बड़े सीनियर वकला है। खासतौर पे हामिद अली शाह साहब जो हैं वो रिटायर्ड जज है, वो फौजदारी को समझते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पीछे जो प्रोसिक्यूशन असल है वो उनके इमा के ऊपर चलते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि हामिद अली शाह साहब ने जो आखिरी कुछ समातें थी वो उन्होंने शायद इसी वजह से उस पे इज्तनाब बरता कि वो शायद उनकी जो मंशा थी या उनका जो स्टाइल था उससे हट के काम हो रहा था। तो वो प्रोसिक्यूटर जरूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात देते हैं, लेकिन एंड में जो डिसीजन होता है वो मतलब आपकी बात को शाह खबर साहब यूं सम अप किया जा सकता है कि जो बड़ी जल्दी थी, जो प्रेशर था प्रोसिक्यूशन पे कि फौरी तौर पर फैसला करें, ड्यू प्रोसेस को छोड़ें परें और गवाह भुगतवाएं, सो जिस एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला, जल्दी कराने की कोशिश की, ये उन्हीं की वजह से आज ये फैसला जो है उनका रिवर्स हुआ है। मुझे एस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर है कि जिसमें जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी जिसका ये केस था, उनका अगर ये मसला नजर था कि इसको जल्द किया जाए तो वो मेरा ख्याल है कि उसका नतीजा आज निकल आया है, वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा है। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे इस फैसले के हवाले से। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें ये मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट बेंच ने इसकी समाअत की और अहम केस की अहम समाअत थी। इसकी डिटेल्स जानेंगे कंबर जैदी से जो हमारे साथ ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिए।